Hello and welcome back to your own channel Medico Swami. Most of the students are concerned about CM, that is community medicine और preventive and social medicine. उनका कहना ये है कि CM में समझ नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े क्या करें। तो ऑलरेडी थोड़ी सी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी साइड से कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे वो लोग कि एग्जामिनेशन होगी नहीं होगी, आगे बढ़ेगी, सप्ली वालों के लिए अलग से एग्ज़ाम्स होगी या स्पेशल एग्ज़ाम्स का अरेंजमेंट होगा, इस विषय में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो अभी के लिए तो हम लोग 30th वाली एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर करेंगे, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को CM की हर एक चीज़ पढ़ाऊँ। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम देयर टू हेल्प यू एज योर मेंटर, एज योर सिस्टर और वॉट एवर यू टेक मी एज, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू देख लेंगे कि CM में क्या क्या है, उसमें क्या मेन जिस पॉइंट है, या मैं आपको जितना समझा पाऊँगी कि इस टॉपिक में ये है मैं उतना बता देती हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो नोट्स अवेलेबल है, आप नोट्स अपने घर तक बुलवा सकते हैं। जो CM के नोट्स है उसका चार्ज है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़। आप 1500 में अपने होम एड्रेस तक वो नोट्स बुलवा सकते हैं। उसमें आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जिसको आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ लोगे तो पास होने की तो गारंटी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है मैन एंड मेडिसिन, उसमें आपको छोटी छोटी सी जो डेफिनेशंस होती है, जैसे ग्रीक मेडिसिन क्या है, चाइनीज़ मेडिसिन क्या है, मेसोपोटामियन मेडिसिन क्या है, रोमन मेडिसिन क्या है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था। तो फिर अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पता है ना, तो स्टार्टिंग आप कर करके फिर बीच में अपने मन से उसके रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग ही सही नहीं की है तो आगे आप कितना भी कैसा भी लिख लो वो मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। तो इन सब का आपको एटलीस्ट डेफिनेशन उसमें क्या क्या है वो तो पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड चैप्टर तो हर एक स्टूडेंट ने पढ़ा ही होता है। इसमें हेल्थ है, हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स हैं, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। पॉजिटिव हेल्थ क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ पर क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पर क्वेश्चन आता है। सेकंड चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे तो भी बहुत ज़्यादा इजी है, कोई डिफ़िकल्टी फेस आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, और इसी का एक और सब क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो इंडिकेटर ऑफ हेल्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप लोगों को लिखनी है कि आइडियल है, फिजिबल है, वेरिएबल है, स्पेसिफिक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। फिर इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़। अब इसमें जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ आ जाता है, एपिडेमियोलॉजिकल प्राइड आ जाता है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ आ जाता है, वेब ऑफ कॉजेशन आ जाता है। ये सारी चीज़ों पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ में प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, इंक्यूबेशन पीरियड, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन है आइसबर्ग ऑफ डिसीज़। आइसबर्ग ऑफ डिसीज़ विद एन एग्जांपल ऑफ डिसीज़ या विद कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ डिसीज़, या आइसबर्ग डिसीज़ ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, आइसबर्ग ऑफ कोविड। तो ये कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखते आना चाहिए। आइसबर्ग में आइसबर्ग ही लिखना है, बस आप लोगों को जो भी पर्टिकुलर डिसीज़ का नाम दिया उस डिसीज़ का नाम डाल करके फिर उसे शो करना है। फिर आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिवेंशन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिवेंशन में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों क्वेश्चंस को आपस में एक साथ देखा जा सकता है, लेकिन जो लेवल्स है वो 4 है, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और जो मोड्स है वो दर्शाते हैं कि हमें उस लेवल में क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर हम लोग हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्राइमरी में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, लाइक कि हमें फर्स्टली ये करना है। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर। अब जो CM की आधी से ऊपर बुक है वो बनी हुई ही है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 की बदौलत। अगर इन दोनों चैप्टर्स को हटा दे तो वो बुक का साइज़ एकदम से आधा हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी के एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए।
डेथ सर्टिफिकेट आपको बनाते आना चाहिए, उसके बारे में लिखते आना चाहिए। फिर इसके बाद जो है केस कंट्रोल और कोहर्ट, इन दोनों को तो एकदम से रट्टा मार लो, दोनों में से एक ना एक तो आता ही आता है, जिसमें कोहर्ट बहुत सारी बार रिपीट हुआ है। सॉरी, दिस वीडियो इज़ गोना अनफिल्टर्ड, तो इसमें बहुत सारे आपको साउंड्स दिखेंगे, लेकिन आप लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ पर कंसंट्रेट करना और जो स्क्रीन पर चल रहा है उन पेजेस पर ध्यान देना, बाकी किसी चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। केस कंट्रोल और कोहर्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा, इसका एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बिकॉज आई डोंट लिटरली हैव द टाइम टू एडिट द वीडियो एंड देन अपलोड इट, तो मैं डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए शूट करूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। अब आता है AEFI और वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स, कौन सा वैक्सीन कब लगता है, ये सारा तो आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। एक क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, नहीं दूसरे चैप्टर का बता रही हूँ, कि जो है क्या बोल रही थी मैं, हाँ WHO के फंक्शंस, उनका ऑब्जेक्टिव, उनकी टीम कब क्या बनी थी, वो सारी चीज़ें भी क्लियर रखना दिमाग में। फिर आता है डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट, स्टेरिलाइजेशन, एंटीसेप्टिक, एसेप्सिस, सैनिटाइजर, स्टेराइल, हॉस्पिटल डिसइंफेक्शन, जर्मिसाइड, डिटर्जेंट, क्लीनिंग, डिओड्रेंट, ये क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। डिसइंफेक्शन तो आगे वाले चैप्टर्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो वाला चैप्टर अब हटा दिया गया है, तो वो आप लोग एक बार अपने कॉलेजेस में कंफर्म कर लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने न्यू सिलेबस अपलोड नहीं किया है, लेकिन उस चैप्टर से जो डिसइंफेक्शन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर से 2-3 सालों से क्वेश्चंस, 2-3 बैचेस में पेपर्स में क्वेश्चंस आए नहीं हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है कि मैम वो वाला चैप्टर ना हटा दिए यूनिवर्सिटी साइड से, तो नथिंग इज़ कन्फर्म, एक बार पढ़ लो, वो चैप्टर इजी है, आपको बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज़। इसमें आइसबर्ग फिनोमेना को डीप में थोड़ा सा समझाया गया है। फिर इसमें आता है लेड टाइम, लेड टाइम में इम्पॉर्टेंट होता है स्क्रीनिंग क्या है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों होता है और क्यों किया जाता है। अब आता है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना है, हर एक डिसीज़ पढ़ना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको कोई भी अगर डिसीज़ आए तो वो लिखना है कैसे, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बता दूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी डिसीज़ आए, चाहे वो 5 नंबर में आए चाहे वो 10 नंबर में आए, किन किन हेडिंग्स में आपको वो डिसीज़ को लिखना है वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो 5 और 6 दोनों ही चैप्टर्स को आपको पूरा पढ़ना है, इसलिए हम लोग उन्हें पूरा का पूरा स्किप कर रहे हैं, क्योंकि 5 चैप्टर में भी डिसीज़ है, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज, एंड 6 चैप्टर कंसिस्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसमें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए हम वो दोनों ही चैप्टर्स को छोड़ रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वो क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, तो ताकि हम उस पर एक कंप्लीट वीडियो अलग से सेपरेट अगर बना पाएंगे तो हम लोग बना देंगे वो, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में जितना समझा पाएंगे उतना में ही समझा देंगे। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, हर एक हेल्थ प्रॉब्लम को आपको पढ़ना ही है, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना याद रखना है। देखो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए NVBD क्या है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। NLCP क्या है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो जब आपको NLCP ही नहीं पता होगा तो आप क्या लिखोगे और क्या छोड़ोगे, ठीक है। तो कम से कम आपको फुल फॉर्म्स आने चाहिए सारे के सारे प्रोग्राम्स के। उसके अलावा आपको ये प्रोग्राम कब हुआ था और कौन सा इरेडिकेट करने के लिए शुरू हुआ था, कौन सा कंट्रोल करने के लिए शुरू हुआ था,
ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, बाकी तो सब हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे, बाकी का टेंशन नहीं लेना है। और अब ये समय आ गया है कि आप लोग एक दिन में कम से कम 1 से 2 चैप्टर सब कंप्लीट करें सीएम के। अब वो समय नहीं है कि हाँ आराम से एक ही चैप्टर को 2-2 3-3 दिन तक पढ़ रहे हैं, नहीं। इवन आप लोगों को कम से कम 25 के बाद तो ऐसा करना है कि एक एक सब्जेक्ट आपका एक एक दिन में हो जाना चाहिए। When I was a student of 4th year BHMS, I used to complete the Parks book for at least 5 times in a day. तो एटलीस्ट आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा कि आप लोगों का बुक कम से कम एक बार तो कंप्लीट हो ही जाए। चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, बहुत बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। मुझे पूरी बुक में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लगता था। डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, इसके स्टेजेस को याद रखना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। फिर डेमोग्राफी के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, एज पिरामिड क्या है, फिर वही डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, स्टील बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब फर्टिलिटी, उसके बाद फर्टिलिटी कंट्रोल, बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, जनरल मैटरनल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। आपको शॉर्ट फॉर्म्स के साथ खेलते आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं रह जाते हैं। देन फैमिली प्लानिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, स्मॉल फैमिली नॉर्म क्या है, एलिजिबल कपल क्या है, कौन है, टारगेट कपल कौन है, कपल प्रोटेक्शन रेट क्या है, कितना है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पर क्वेश्चन आता ही आता है। कॉन्ट्रासेप्टिव में वो कोई भी एक दे देता है, जिसमें आईयूडीज पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं या ओसी पिल्स पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन, फीमेल स्टेरिलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। वो लोग पता है अब जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं, यस फाइनल ईयर में आ गए हैं ना, तो वो लिपीज लूप दे देगा, CUT 200B दे देगा, तो घबराना नहीं है एकदम कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। सारे आईयूडीज़ है, आईयूडीज़ का काम जो है वो वही करेंगे, उनका जो काम है जो हार्मोन रिलीज़ करना है वही करेंगे, स्पर्मिसाइडल एक्शन को ही परफॉर्म करेंगे, स्पर्म्स को एंट्री को बंद करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स तो हमें लिखना ही है। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक है, जैसे ये इतने समय तक काम करता है, इसकी इफेक्टिवनेस इतना % है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन कभी भी घबराना नहीं है कि अरे ये नोवा टी क्या है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। अरे तुम्हें इतना तो पता है ना कि नोवा टी एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव है। So it is one of the contraceptives used as intrauterine devices to prevent pregnancy in females. The couple can have a normal sexual life of their own without getting pregnant. Though the chances are not as effective as they want, it is not 100% effective. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखते जाना है। आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन में नहीं ज़्यादा तो 2.5-3 नंबर तो इजीली मिलेंगे। आप छोड़ करके आएंगे, उससे बेटर है कि कुछ लिख करके आए, लेकिन कुछ में ये नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, एटलीस्ट रिलेटेड होना चाहिए उससे, ठीक है। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चैप्टर नंबर 9 है प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑफ पीडिया एंजीरिया। इसमें हम लोगों को जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो है एंटीनेटल विजिट्स कितनी होती हैं और पोस्ट नेटल विजिट्स कितनी होती है, कब होती है, MCH की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और एंटीनेटल केयर का ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ANC पर ही आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन PNC पर नहीं आते हैं, ANC पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक रोड टू हेल्थ क्वेश्चन है, वो जहाँ भी आएगा मैं आपको बता दूँगी। एक अबगार स्कोर बहुत अच्छे से करके रखना। लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, प्री टर्म बेबीज़ क्या होता है, क्वाशियोकर क्या है, मैरस्मस क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, वीनिंग क्या है, आर्टिफिशियल फीडिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है आर्टिफिशियल फीडिंग के। ये है रोड टू हेल्थ का चार्ट ना।
इसको एक बार आप लोगों को देख लेना है। बहुत शॉर्ट में आप लोगों का सीएम का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग ये चैप्टर्स कर लो, कोशिश करो कि टारगेट बनाओ कि मुझे 2 या 3 दिन में सीएम कंप्लीट करना ही है एक बार। अगर आप 3 दिन में एक बार कर लेते हैं, फिर आप 2 दिन में एक बार कीजिए और फिर 1 दिन में एक बार कीजिए। ऐसा नहीं कि आज ही 1 दिन में एक बार बोला है तो हमें एक बार करना है, नहीं। आप पहले आज, कल और परसों में 18 तक, 16, 17, 18 में आप लोग एक बार कंप्लीट कीजिए, फिर 19, 20 में एक बार कीजिए और 21 से फिर पूरा पूरा करने लगे। कुछ छूटता है पार्ट तो नेक्स्ट डे कैसा करना है, जैसे फर्स्ट से लेकर के हम लोगों ने पढ़ा 20 चैप्टर्स तक, नेक्स्ट डे हम लोग 21, 22 पढ़ेंगे, फिर 1, 2, 3, 4 से पढ़ेंगे। एक दिन आगे से पूरा पीछे तक पढ़ना है, नेक्स्ट डे पीछे से पूरा आगे तक पढ़ना है, ताकि इफेक्टिव हो। किसी दिन 10 चैप्टर से खोल लिया, पहले पीछे तक गए, फिर आगे आ गए, तो ये आपको करना है। और कभी भी ऐसा नहीं करना कि सीएम पढ़ रहे तो बस सीएम ही सीएम पढ़ रहे, नो। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट चलाना, एटलीस्ट पीएम तो डेली आप लोगों को करना ही है। पीएम में कोई छूट नहीं मिलनी है आप लोगों को। तो ये था 9 चैप्टर तक। अब 10 चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो पर क्या रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं एकदम पूरी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसमें भी बहुत सारा बेनिफिट मिले। इस वीडियो पर जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।